लेकिन एक ऐसी नदी जिसका पहले से रास्ता निर्मित, उसने अपना रास्ता खुद बनाया और पहुंच गई। तो क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध समझ गए, आया ना? पक्का? अब दिमाग लगाओ, अगर जो नदी अपना रास्ता बनाएगी तो क्या वो बाढ़ लाएगी? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। मेरी ये बात समझ गया, क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर जो नदी अक्रमबद्ध अपवाह तंत्र से बह रही है तो क्या वो नदी बाढ़ लाएगी, कि वो नदी बाढ़ लाएगी जो एक निश्चित रास्ते में बह रही, बने बनाए रास्ते में बह रही है? अक्रमबद्ध बाढ़ लेके आएगी, कैसे? हाँ, उसका रास्ता नहीं, वो अपना रास्ता खुद बनाएगी। तो खुद बनाएगी तो क्या करेगी? भयानक अपर्दन। भयानक अपर्दन करेगी तो अपने साथ क्या लाएगी? अवसाद, और अपने अवसाद लेके आएगी तो आज से शुरू करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का अपवाह तंत्र। लगभग कितनी क्लास में? 3 क्लास में। 3 क्लास में तुम्हारे पास भारत की पूरी नदियों का पूरा विवरण हो जाएगा। पूरी तो नहीं, लगभग लगभग अगर बात करें 3 दिन की क्लास में 100 से 150 नदियां तुम्हें याद हो जाएंगी। ठीक है, गंगा कहाँ से निकल रही है, यमुना कहाँ से निकल रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन से नाम हैं, हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर अभी पूछा जाए तो अभी कितनी नदियां तुम्हें पता होगी? मुश्किल से 10-12, है ना? लेकिन 3 दिन के बाद 100 से 150 नदियां। ठीक है, जैसे स्वर्ण रेखा नदी का नाम सुना है? ब्राह्मणी, अजय, नहीं सुना होगा। तो कई सारी नदियां हैं जो तुम्हें याद हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया हमें लगभग 6 से 7 चरणों में समझना पड़ेगा। कितने चरण में? इसका बनाओ, ये मैं डायग्राम बनाओ। पहले देखेंगे कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, किसकी? ड्रेनेज। तो अपवाह क्या है, हम किसको अपवाह कह रहे हैं? अपवाह क्या है? ठीक, जैसे तुम्हारे घर में नालियां वालियां हैं, नाली है, तो उसको क्या बोलते हो? ड्रेन। बेसिन है, बेसिन के नीचे से एक पाइप लगा होगा, पाइप के नीचे पानी जाता है, पानी नाली से होते हुए मेन नाली में मिल जाता है। तो हम इस पूरे सिस्टम को ड्रेन बोलते हैं ना, ड्रेनेज। क्यों? यानी कहीं ना कोई मतलब होगा ना। अपवाह हम किसको कहेंगे? क्या ये आज जो पानी हमने मान लो यहाँ डाल दिया, ये पानी इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, तो क्या इस पानी को डालने को ड्रेनेज बोलेंगे हम? तो कुछ तो वजह होगी ड्रेनेज सिस्टम हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक, पहले देखेंगे अपवाह का अर्थ, अपवाह मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर सुना होगा अपवाह तंत्र, सुना है? ड्रेनेज सिस्टम। जैसे अपवाह, गंगा नदी का अपवाह। अगर मान लो ये कहीं वाक्य लिखा है कि गंगा नदी का अपवाह, गंगा नदी अपवाह, तो हम कितनी नदी की बात कर रहे हैं? इस वाक्य से हम कितनी नदी की बात कर रहे हैं? सिर्फ एक, गंगा नदी। लेकिन जैसे हम गंगा नदी अपवाह तंत्र लिख दें, तब हम किसकी बात करेंगे? गंगा नदी से संबंधित सभी नदियां, गंगा नदी से जितनी भी सहायक नदियां मिल रही हैं, उस सबका अध्ययन क्या किया जाएगा? गंगा नदी अपवाह तंत्र के। समझ गए? तो अपवाह क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, फिर टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र के प्रकार, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न, पैटर्न का मतलब क्या होता है?
तुम्हारे फोन में पैटर्न लगा है, उसका क्या मतलब है? गुड इवनिंग, क्या मतलब है उसका? पैटर्न मतलब जैसे मान लो तुम्हारे फोन में ये पैटर्न लगा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो जब तुम अपने फोन में ये आकृति बनाओगे तभी फोन खुलेगा। अगर तुमने ये आकृति बनाई तो क्या फोन खुलेगा? या ये बना दी फोन खुलेगा? ऐसे में हर चीज का एक पैटर्न, तुम्हारे पढ़ने का तरीका भी अलग होगा, इनका पढ़ने का तरीका अलग होगा, आपका पढ़ने का तरीका अलग होगा। तो पैटर्न, सारी नदियों का पैटर्न भी, बहने का तरीका किस किस हिसाब से बह रहा है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। नहीं, सिस्टम अलग है, पैटर्न अलग है। आज के बाद कंफ्यूज मत करना। नदी तंत्र अलग होता है, नदी पैटर्न को प्रतिरूप, नदी प्रतिरूप अलग होता है। ये प्रतिरूप है और ये तंत्र है, ठीक है। कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5। फिर आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम भारत का अपवाह तंत्र। तो भारत में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र हैं? नहीं पता? 3। कौन कौन से? ये भारत का अपवाह तंत्र है। भारत में जो नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं? कुछ नदियां हिमालय से और कुछ नदियां प्रायद्वीप से। तो भारत में कितने अपवाह तंत्र हुए? 2। पहला कौन सा? हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र, और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। यानी भारत की कुछ नदियां हिमालय से निकल रही और कुछ नदियां, ठीक है। अब हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत भी 3 पैटर्न पढ़ने पड़ेंगे हमको। पहला सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तब जाकर आपका भारत का अपवाह तंत्र तैयार होगा, और तब अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तब आप कर पाएंगे, ठीक है। ये बनाओ, चार्ट बनाओ। दो मिनट का टाइम है आपके पास। साथ साथ बनाते रहते, फिर इसको समझाना थोड़ी ना, तभी समझाना टाइम अब आएगा। चलो फोटो खींचो, फोटो क्या खींचना बाद में खींच लेना, ठीक है। आगे देखो, किसकी बात करेंगे अब? अपवाह क्या है बताओ। व्हाट इज ड्रेनेज? व्हाट इज ड्रेनेज? अपने अपने शब्दों में परिभाषित करो। अपवाह क्या होता है? हाँ, एक फ्लो मतलब एक निश्चित दिशा में फ्लो, याद रखो। हाँ, लिख लो। किसी भी प्रवाह का निश्चित प्रवाह क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। किसी जल राशि का निश्चित प्रवाह क्या कहलाएगा? अपवाह। तो गंगा नदी जहां से बह रही है, क्या वो अपना स्थान चेंज करेंगी? यमुना करती रहेंगी वो बाढ़ के समय, लेकिन जो उनका चाल है वो चेंज होगा। तो अपवाह का मतलब किसी भी जलराशि का अगर निश्चित प्रवाह हो रहा है एक ही दिशा में, तो उस समस्त चीजों को क्या कहेंगे हम? अपवाह कहेंगे। ये बात समझ गए? नाली का अपवाह क्या है? एक ही निश्चित दिशा में, इसीलिए हम नाली को क्या कहते हैं? ड्रेन। लेकिन मान लो ऐसे समतल में अगर पानी फेंक दो तो उसका प्रवाह निश्चित होगा, तो उस व्यवस्था को ड्रेन कहोगे?
नहीं कहोगे, समझ गए। और जब नदी अपना ये निश्चित प्रवाह बदलती है उसी को बोलते हैं फ्लड। नहीं समझे? जब अपने इसने दिशा बदल दी, दिशा बदल के अपने तटों को उसने तोड़ दिया, तो पानी फैल जाएगा और क्या क्या ले आएगा, बाढ़। आवे कि जावे। तो पहली चीज समझ गए, ड्रेनेज क्या है, किसी भी जलराशि का एक निश्चित प्रवाह एक निश्चित दिशा में। ठीक है। दूसरा देखो क्या बोला, ड्रेनेज सिस्टम। ये नदी तंत्र क्या होता है बताओ, किसको हम नदी तंत्र कहेंगे? अभी हमने पढ़ा अपवाह, अब हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। तो इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई नदी जा रही है, गंगा, ठीक है। अगर सिर्फ इसका अध्ययन करना, सिर्फ एक नदी का, तो क्या कहेंगे, गंगा नदी का अपवाह, गंगा नदी का अपवाह। लेकिन अगर हमें गंगा नदी और उसकी अन्य सहायक नदियों का अध्ययन करना है तो हम पढ़ेंगे गंगा नदी का अपवाह तंत्र। बात समझ गए? यानी गंगा से कई सारी सहायक नदियां मिलती हैं, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई। अब इस समस्त नदियों का अध्ययन करना है तो हम क्या कहेंगे कि हमें गंगा नदी के अपवाह तंत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो अपवाह और अपवाह तंत्र समझ गए, पक्का? अब देखो अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो लिखो टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। तीसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। इसको दो भागों में बांटो। पहला है उसको, हाँ, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध अपवाह तंत्र, इसको बोलते हैं कंकॉर्डेंट, कंकॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम। और दूसरा अक्रमबद्ध अपवाह तंत्र। शब्द से कठिन लग रहा होगा, क्या क्या लिखा रहा है मास्टर, है ना? लग रहा होगा कठिन, नहीं लग रहा? तो बताओ फिर क्या होता है क्रमबद्ध अपवाह तंत्र, जब कठिन लग रहा है तो क्या मतलब इसका? हाँ? नदी में क्या सीरियल होगा भाई? इसको ऐसे एग्जाम समझो, जैसे मान लो, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो, सुनने के लिए सब तैयार हैं। हाँ, सतोपंथ, सतोपंथ, हाँ, वो तो प्रयाग बन रहे हैं, 5 प्रयाग बनेंगे ना। हाँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल, ये आपका बिगिनिंग पॉइंट है, तुम लोग क्या हो, नहीं तुम लोग स्टूडेंट हो, और ये तुम्हारी सफलता का मंजिल है, ये है यूपीएससी। आप कहाँ खड़े हैं? आप यहाँ खड़े हैं, और आपको पहुंचना कहाँ है? उल्टा कर दे क्या? अच्छा चलो, ए भगवान, ये है यूपीएससी। और ये कौन है? ये तुम लोग हो। तुम आए किसके पास ये प्राप्त करने के लिए? मेरे पास। हमने कहा तुमसे कि तुम गुरु कुछ ना करो, तुम पहले अपने बाएं मुड़ो, ठीक, फिर सीधे चलो, फिर दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, सीधे चलो, बाएं मुड़ो, सीधे चलो,
बाएं मुड़ो और पहुंच जाओ। ये क्या है? ये क्रमबद्ध अफवाह है, तुम्हारा क्रमबद्ध। अभी समझाते हैं। जैसे मास्टर ने जो तुमसे कहा, तुमने फॉलो किया, पहले तुम गए बाएं, फिर सीधे चले, फिर दाएं मुड़े, फिर सीधे चले, बाएं मुड़े, सीधे चले, दाएं मुड़े, सीधे चले, और क्या पा लिया तुमने? मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तुम्हें ये मुड़ना है। ये पॉलिटी वाला रास्ता, यहाँ से हिस्ट्री चला, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, करंट, एथिक्स, ऑप्शनल, और कहाँ पहुँच गए? ठीक है, अगर तुमने ये पूरी चीज़ फॉलो की तो तुमने कैसा अपवाद अपनाया? क्रमबद्ध। लेकिन एक लड़का खतरनाक, नहीं जाऊंगा। तुम में से कोई ना कोई क्रांतिकारी होगा ना, नहीं जाएंगे, जो मास्टर बता रहा मैं फॉलो। तो बकते रहो, हमें जो करना है वो करेंगे। पहुंच गया ना? अगर ऐसे पहुंच रहा किसी भी बिना डायरेक्शन के, बिना किसी पूर्व इंफॉर्मेशन के, तो उसको क्या बोलेंगे? आक्रमबद्ध अपवाह तंत्र। मतलब एक ऐसा रास्ता जो पहले से निर्मित था, नदी चली 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 और पहुंच गई। लेकिन एक ऐसी नदी जिसका पहले से रास्ता निर्मित, उसने अपना रास्ता खुद बनाया और पहुंच गई। तो क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध समझ गए? है ना? पक्का? अब दिमाग लगाओ, अगर जो नदी अपना रास्ता बनाएगी तो क्या वो बाढ़ लाएगी? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। मेरी ये बात समझ गया, क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर जो नदी अक्रमबद्ध अपवाह तंत्र से बह रही है तो क्या वो नदी बाढ़ लाएगी, कि वो नदी बाढ़ लाएगी जो एक निश्चित रास्ते में बह रही है, बने बनाए रास्ते में बह रही है? आक्रमबद्ध बाढ़ लेके आएगी। कैसे? हाँ, उसका रास्ता नहीं, वो अपना रास्ता खुद बनाएगी। तो खुद बनाएगी तो क्या करेगी? भयानक अपर्दन। भयानक अपर्दन करेगी तो अपने साथ क्या लाएगी? अवसाद। और अपने अवसाद लेके आएगी तो कांटे पिटेगी। बहाव क्या होगा उसका? तेज होगा, बाढ़ लाएगी। है ना? एक क्वेश्चन का जवाब दो। निम्न में से कौन सी नदी बड़ा डेल्टा बनाएगी? ऐसी नदी जो क्रमबद्ध रास्ते में बह रही है, या ऐसी नदी जो अक्रमबद्ध अपवाह तंत्र में बह रही है? अपडेट क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जवाब दे दोगे। अवसाद जो ज्यादा लेगी, डेल्टा कौन सा बनाएगी? तो गंगा नदी कहां से बह रही है? ऊपर से, नई चट्टाने हैं, अवसाद अपने साथ ज्यादा लेके आएगी, तो सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। मेरी बात समझे? नर्मदा, याद करो जब नर्मदा पढ़ाया था, नर्मदा कहाँ बहती है? यानी पहले से रास्ता बना हुआ है, सिंपल सा रास्ता है, बह रही है। तो रास्ता पहले बना है, वो बहते चले गए, निकल गई, तो क्या वो नदी बाढ़ लाती है? पॉइंट समझ पाए? अभी ये पहला पॉइंट है गुरु, क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध समझ गए। इसमें भी 2 पॉइंट है, ले आए? बहुत बढ़िया। टाइप ऑफ डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम 2 हैं। पहला है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा है सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। हिंदी की खुजली उठ रही मन में? तो नहीं उठनी चाहिए ना। शब्द है इसका पूर्णकालिक अपवाह तंत्र, और इसका मतलब होता है अध्यारोपित अपवाह तंत्र। हिंदी कठिन है कि इंग्लिश कठिन है? इसको देखने के बाद क्या लगा? इसलिए इसको ध्यान मत रखना कि किसको याद रखोगे? एंटीसीडेंट। अब देखो समझाते हैं, समझाना मेरा काम है। एनसीईआरटी में पढ़ोगे बेहोश हो जाओगे इस टॉपिक को, ठीक है? कभी समझ नहीं आएगा।
समझाए? चलो देखो, ये क्या है? नदी, पहाड़ है, नदी बह रही है, कौन सी है? गंगा आ गई। अब सोचो गंगा बहते बहते सामने अचानक से पहाड़ आ जाए तो क्या करेगी? काटेगी ना। हाँ, कुछ नदियां होती हैं जो क्या करेंगी, अपना रास्ता चेंज कर देंगी, या तो यहाँ से ऊपर से तो नहीं निकलेगी, कहाँ से निकल जाएगी। लेकिन अब गंगा जैसी नदी है तो एक तो वो ऊपर से तेजी से आ रही है, उसका स्लोप कैसा है, तीव्र है, स्पीड कैसी है, तेज है। ऐसे में इसके सामने जो भी आएगा उसको काट के निकल जाएगी। यानी यानी एक ऐसी नदी जिसके सामने आने पर कुछ भी उसको क्या कर दे, काट दे, तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णकालिक। यानी जिस नदी का बहाव तेज होगा, जिस नदी का बहाव तेज होगा, जिस नदी का ढलान तीव्र होगा, वो अपना रास्ता नहीं बदलेगी बल्कि सामने वाली चीज को काटते हुए आगे निकल जाएगी। एक तो नदी ही होती है। ये किसका उदाहरण है? किसका? आक्रमबद्ध। आक्रमबद्ध यानी जो रास्ता अपना खुद बना रही है। तो ये हो गया गंगा और सिंधु। कुछ नदियां ऐसी होती हैं, जैसे मान लो नदी बह रही है, ठीक है, हाँ ऐसे समझो, इसको ऐसे समझ में आएगा ज्यादा। हम किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे वाले की, सुपर इम्पोज। मान लो ये नदी, हाँ ठीक है, बड़ा कठिन है तुम लोग को समझाना। चलो ठीक है, ये नदी बह रही है कहाँ से? पहाड़ से बह रही है। कहाँ आ गई? प्लेन में आ गई। आ गई प्लेन में आने के बाद सामने आ गया क्या? पहाड़ आ गया। पहाड़ के बाद पहाड़ को उसने क्या कर दिया? काट दिया, और काट के निकल गई इधर से। तो किसका उदाहरण हो गया ये? क्रमबद्ध का। अरे यार, क्रमबद्ध नहीं, क्रमबद्ध तो आक्रमबद्ध पूर्णकालिक। आक्रमबद्ध पूर्णकालिक मतलब ये नदी बहते हुए आई और सामने पहाड़ खड़ा है तो उसने क्या कर दिया? फाड़ के आगे निकल गई। तो ये है पूर्णकालिक अक्रमबद्ध नदी अपवादन। लेकिन मान लो कोई नदी आ रही है, आते आते इसने क्या किया? बाहर बह रही है तो नदी को तोड़ के बह रही है, लेकिन समय बीतते बीतते क्या हुआ? टेक्टोनिक्स थ्योरी चली रही है पूरी पृथ्वी में, ये पहाड़ घिस गया, घिस गया, नीचे चला गया, लेकिन नदी तो इसी तरह बह रही ना। तो नदी कहाँ से बहेगी? पहाड़ के ऊपर से। फिर जब ये नीचे चला गया तो इसमें रेत वेत इकट्ठा होगा, नदी अपने साथ अवसाद भी ला रही है, यहाँ इकट्ठा करती रहेगी। अचानक से नदी जो बहेगी वो अवसादों को काटने लगेगी पहले, है ना। फिर एक समय आएगा अवसाद भी कट जाएंगे, फिर से पहाड़, और फिर क्या कर देगी? समझ गए? है ना। जिसको नहीं आया पूछो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी तक नदी यहाँ से बहते हुए आई, पहाड़ से बह रही है, बहुत बढ़िया से बह रही है। अचानक क्या हुआ? यहाँ पर पहाड़ आ गया, बह रही बहरी 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 बहरी, और उसने टक्कर मार के उसको तोड़ के बह गई। किसका उदाहरण है ये? पूर्णकालिक आक्रमबद्ध। ठीक है, लेकिन यही देखो, इसी के आगे नदी बह रही है, अभी इसको तोड़ के बह गई, लेकिन टेक्टोनिक्स थ्योरी चल रही है यहाँ पे पृथ्वी में, हलचल वलचल हो रही है, अरावली घिस रहा है। वैसे मान लो ये पहाड़ भी क्या हो गया? घिस गया, घिस के छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो इस पर अरे आंधी तूफान चलेगा, पेड़ पौधे गिरेंगे, तो ये हो सकता है यहाँ पर इसके ऊपर अवसाद इकट्ठा हो जाए, हो जाएगा। नदी आ रही है तो पहले किसको काटेगी? एक टाइम आएगा सारे अवसाद कट जाएंगे, तो क्या बचा? पहाड़। ये पहाड़ फिर से आया ऊपर, नदी किसको काट देगी? समझ गए? इसको बोलते हैं आक्रमबद्ध सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। यानी मान लो ये नदी बही, पहले पहाड़ था, काट दिया, फिर पहाड़ कट गया, फिर नदी बह रही है और पहाड़ कहाँ नीचे आ गया। फिर ऐसे समझो, पहले नदी बही,
पहाड़ था, इसने काट के आगे बढ़ने लगी, ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप, नदी बह रही है, पहाड़ कहाँ चला गया, नीचे चला गया, तो नदी तो बहती चली जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अवसाद है इसके, तो हो सकता है यहाँ पे अवसाद जमा कर दें, होगा। तीसरा स्टेप, नदी बही, पहाड़ कहाँ पर है, नीचे, अवसाद कहाँ है, इसको काटेगी, अवसाद काट दिए। एक समय आएगा कि नदी बह रही है और पहाड़ यहां आ गया, हल्का सा ऊपर आ गया, अब नदी किसको काट देगी। तो ये 4 स्टेप में कौन बनेगा, डिस्कॉर्डेंट सुपर इम्पोज रिवर सिस्टम। आई बात समझ में, पक्का। अब सोचो, नदी बहेगी ना, सारी नदियां बह रही हैं, लेकिन इस नदी के प्रवाह को प्रभावित करने वाले कोई कोई कारक हो सकते हैं। जैसे कौन सी नदी अवसाद ज्यादा लाएगी, कौन सी नदी अवसाद कम लाएगी, ये किस पर निर्भर है। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, फिर से सुनो, कोई नदी कितना अवसाद लाएगी, कितना अवसाद नहीं लाएगी, ये किस चीज पर निर्भर कर रहा है। नदी का प्रवाह तेज होगा तो अवसाद ज्यादा लाएगी, अनर्थ हो जाएगा ये। और सोचो थोड़ा सा, तुम्हें कोई चीज काटने की दी जाए, आसानी से क्या कटेगा, केक कटेगा कि पत्थर कटेगा, केक आसानी से कट जाए। फिर तुमको कोई काटने की चीज दी जाए, हीरा आसानी से कटेगा कि मिट्टी आसानी से कटेगी। फिर तुमको एक चाकू दी जाए और फिर कहा जाए कि तुम काटो दीवार, और दूसरी चीज काटने मिले रबड़, क्या काटोगे आसानी से, रबड़। फिर तीसरी चीज दी जाए, ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, कठोर और मुलायम पे ध्यान है ना। तो चट्टाने अगर मुलायम है तो नदी अवसाद ज्यादा लाएगी, चट्टाने अगर कठोर है तो नदी अवसाद, समझ रहे हो। तो नदी के अपवाह प्रतिरूप को केवल एक नहीं बल्कि कई सारे कारक प्रभावित करते हैं, हो सकता है। तो पहला क्या है इसमें, चट्टान। चट्टान चट्टान कितने प्रकार की होती है, तो एक होती है हार्ड, ऐसे तोड़ लो, और दूसरी क्या होती है, सॉफ्ट। ठीक, अब नदी इस चट्टान से बह रही है, एक ऐसी चट्टान जो क्या है, हार्ड है, सब जुड़ेगा देखना। अब नदी ऐसे बह रही है और चट्टान कैसी है, कठोर। तो क्या ये बहते समय अपर्दन ज्यादा करेगी, नहीं करेगी ना, अपर्दन कम करेगी। अपर्दन कम करेगी तो क्या ये अपने साथ अवसाद लाएगी, यानी अवसाद की मात्रा भी क्या होगी। जब अवसाद कम होंगे तो क्या बड़ा डेल्टा बनेगा, तो आप कहेंगे डेल्टे का आकार भी छोटा। जब डेल्टे का आकार छोटा होगा तो मैदान उपजाऊ होंगे, कम उपजाऊ होंगे, तो आप कहेंगे मैदान कम उपजाऊ होंगे। यानी नदी के प्रतिरूप के एक प्रभाव जो प्रभावित कर रहा है वो क्या हो सकता है, चट्टान। दूसरी चीज सोचो यहाँ पे, चट्टान, एक नदी एक ऐसी चट्टान से बह रही जो कैसी है, सॉफ्ट। अब ये बहेगी तो कटाओ, अपर्दन ज्यादा, अपर्दन ज्यादा तो अवसाद, अवसाद ज्यादा तो डेल्टा, डेल्टा बढ़ा तो मैदान कैसा, उपजाऊ। तो पहला कारक क्या हो गया, चट्टान, समझ गए। दूसरा स्पीड ऑफ रिवर, नदी की स्पीड। अच्छा, इस पर कुछ सोच पा रहे हो, इस वाले टॉपिक पर, हाँ सोच पा रहे हो, क्या सोच पा रहे हो। तो हिमालय की नदियां ज्यादा अपर्दन करती हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां, अगर यहां तक पहुंच पा रहे हो तो ठीक है। हाँ, क्यों, वेरी गुड, क्योंकि सबसे पुरानी चट्टानें हैं
और वो जो प्रायद्वीपीय चट्टाने हैं वो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक से बनी है। वेरी गुड। ऐसे में कटाव कम, तो प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा कम छोटा बनाएंगी। समझ गए? और हिमालय की नदियां हिमालय से बह रही। हिमालय कैसा है? नवीन पर्वत है। किससे बना है? अवसादी चट्टानों से। तो गंगा ज्यादा बहाव लेके, ज्यादा अवसाद लेके ज्यादा बड़ा डेल्टा बनाएगी। वनस्पत कावेरी, कृष्णा, पेरियार जैसी नदियों से। समझ गए? दूसरा क्या है? स्पीड। देखो इससे जुड़ा है, कोई पहाड़ से आ रहा है, इसको स्पीड ना लिखो बल्कि लिखो टोपोग्राफिक, तो ज्यादा समझ में आएगा। टोपोग्राफिक मतलब समझते हो? स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब कोई इलाका ऐसा है, ये कैसा इलाका है? पहाड़ी। एक इलाका ऐसा है, ये कैसा इलाका है? एक इलाका ऐसा है। अब बताओ इन तीनों में नदी तेज गति से कहां जाएगी? पहाड़ों से। यहां से जो नदी बहेगी उसकी स्पीड तेज। स्पीड तेज तो कटाव अधिक गहरा होगा। अधिक गहरा तो अवसाद ज्यादा। अवसाद ज्यादा आएंगे तो डेल्टा बड़ा बनेगा। तो नदी किस दिशा में बह रही है, नदी किस स्पीड में बह रही है, यह भी निर्धारित क्या करेगा? उसका ड्रेनेज पैटर्न। वो अवसाद वाली है नदी है या बिना अवसाद वाली नदी है, ये कौन बताएगा? उसका पैटर्न बताएगा। समझ रहे हो? कितने कारण हो गए प्रभाव? पहला स्थला कर दिया। अब सोचो यहां से कोई नदी बह रही तो कम प्रभाव होगा, वो उसका प्रभाव कम होगा, उसका अवसाद कम हो गए, उसका डेल्टा छोटा होगा। कोई यहीं से बह रही तो वो बेहोश है ऑलरेडी, तो ऐसे नहीं लगेगी। समझ गए? तीसरा क्या हो सकता है? स्लोप हो सकता है। फिर जोड़ दो, इंप्लीमेंट कर दो। यहां से नदी बह रही, यहां से बह रही, यहां से बह रही, नहीं आती है ना प्लेन पे। कौन सी? कोई नहीं। प्लेन से नदी कैसे निकलेगी? वो झील हो जाएगी अपने आप। झील होगी, नदी नहीं होगी। नदी का हमेशा प्रवाह उद्गम, ओरिजिन ऑफ द रिवर ऑलवेज। हम्म हम्म हाँ, ये काली सिंध, ये जो वहां पे बॉर्डर बन रहा है नेपाल से, वहां से निकल रही है। ये पीलीभीत पे एंटर करेगी, एंटर करती है। जैसे गंगा नदी मैदान में कहां से कहां पे एंटर करती है? उत्तर हरिद्वार के पास। रामगंगा कहाँ एंटर करती है मैदान में? कन्नौज। तो ये सब चीजें वो तो एंटर करने की बात है, चल तो वो ऊपर से रही हैं। ठीक है, ये समझ गए? स्पीड भी निर्धारित कर रही है, स्लोप भी करेगा, है ना? और सोचो उनकी युवा अवस्था करेगी। चलो ये हटा दो, युवा अवस्था तो बात की बात है, वो नदी जब और आगे पढ़ेंगे तब। समझ गए? तो चट्टान हो गया, स्थला करती हो गई, स्पीड हो गया और उसका स्लोप हो गया। ये सभी जो कारक हैं ये प्रत्येक नदी के अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करेंगे। आवे की जावे? पक्का? चलो और ले आओ। अब ले आओ तुम अपवाह प्रतिरूप के प्रकार, टाइप्स ऑफ। कहा तो क्या हो गया? एक सेकेंड, ये हो गया। ये भी समझ गए क्या पढ़ना था? टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम हो गया ना टाइप ऑफ। फिर क्या चला? ड्रेनेज पैटर्न पढ़ लिया, क्रमबद्ध अक्रमबद्ध। अब फिर क्या पढ़ोगे? टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। देखो टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। अच्छा तुम लोग को रिवर बेसिन पता है क्या होता है? रिवर बेसिन, बेसिन बेसिन, घर में बेसिन देखा है? सब कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया करो। वो क्या करता है? नहीं, घर में जो बेसिन होता है उसका क्या काम है? उसका काम नहीं कि फैले हुए पानी को एक जगह इकट्ठा करके स्टोरेज के माध्यम से ड्रेनेज कर देना, यही तो काम है ना। तो नदी बेसिन क्या होता है? मान लो ये नदी बह रही है, इससे ये सहायक नदी जुड़ी, इससे इससे जुड़ी, और ये सारी नदियां मिलकर कहाँ चली गई? बंगाल की खाड़ी में या किसी भी सागर में। लेकिन जब ये नदी जुड़ रही है तो ये इस नदी का पानी, इस नदी का पानी और मुख्य नदी का पानी, ये किसी ना किसी क्षेत्र पे तो सिंचित कर रहा होगा, सिंचाई। तो इस नदी से या इस नदी और उसकी सहायक नदियों से जितना भी क्षेत्र सिंचित होगा
उसको क्या कहेंगे? बेसिन। ठीक है, किस नदी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो अगर बड़ा है तो उसको रिवर बेसिन बोलते हैं, और छोटा है तो उसको सब रिवर बेसिन बोलते हैं। ये तो पता होना चाहिए यार, ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, पता होगा। चलो नेक्स्ट देखो। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, मतलब नदी का प्रतिरूप कितने प्रकार का हो सकता है। पहला लिखो डेंड्राइट, इसको लिखते हैं हिंदी में वृक्षनुमा। दूसरा लिखो आर्य, इसको बोलते हैं रेडियल, या इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल, हाँ सेंट्रीपिटल। फिर तीसरा लिखो सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्रीय। फिर चौथा लिखो समानांतर, समानांतर पैरेलल। ये स्पेलिंग क्या है पैरेलल की? PARE LLEL, पैरेलल। ठीक, जो भी है स्पेलिंग देख लेना। ये क्या है? ये नदी जो बहेगी ना तो एक पैटर्न बनाएगी, वो पैटर्न कैसा दिखेगा? पेड़ के आकार का। एक नदी है जो ऐसे बहेगी, जो कैसा पैटर्न बनाएगी? सेंट्रीपिटल। एक नदी है और उसकी सारी नदियां जो बहते समय कुछ अभिकेंद्री बनाएंगी, बताएंगे। और एक है समानांतर पैटर्न बनाएंगे। कैसे? अभी सब समझ में आ जाएगा। समानांतर, समानांतर पढ़े थे, ये सब पढ़े थे। हाँ, ये नहीं पढ़ा ना, कोई बात नहीं। चले, चलो आओ, हेडिंग निकालो वृक्षनुमा। मान लो कोई नदी बह रही है, गंगा ही मान लो। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी? यमुना है, होगी। गंगा की गंडक है, महानदी है, रामगंगा है, कोसी है, बहुत सारी हैं। लेकिन यमुना की भी सहायक नदियां हैं, केन, चंबल, बेतवा, सोन। ऐसे गंडक की भी कई नदियां होंगी, ऐसे महानदी की भी कई नदियां होंगी। क्या बन गया? समझ गया? तो ये वृक्षनुमा बनाओ। पहला गंगा सिंधु, एग्जाम्पल लिख लो, गंगा और सिंधु। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा। क्या? अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, यमुना यमुना सब तो जाती है, मिल जाती। हाँ 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 हाँ, जब मिलते आखिरी मिलते समय, हाँ हाँ, जी हाँ जी हाँ, वही तो सुंदरबन का डेल्टा बना रही है। अलग अलग अलग, हुगली जाके मिलती है फरक्का बांध के पास, वो बताएंगे सब नदियां, बात याद हो जाएगी। समझ गया वृक्षनुमा क्या होता है? यानी एक मुख्य नदी, उसकी सहायक नदी और सहायक नदियों की सहायक नदियां, ऐसा जो प्रतिरूप बनाएंगे उसको वृक्षनुमा प्रतिरूप कहेंगे। ब्रांचेस। हम्म, बहुत सा, मेघना है, अभी सब आएगा, सारे नाम याद आ जाएंगे। मेघना भी बोलते हैं उसको। ब्रह्मपुत्र को चाइना में भी कुछ और बोलते हैं, तिब्बत में कुछ और बोलते हैं। ये समझ गए? दूसरा देखो कौन सा है, क्या बताया था? आर्य। आर्य प्रतिरूप का कहीं चर्चा हुई थी क्या इसके पहले? हुई थी? कहाँ? नहीं नहीं, रेडियल हुई थी, हुई थी, अभी याद आ जाएगा।
रेडियल पैटर्न, इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कोई बताओ? केंद्र की ओर लगने वाला बल। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल होता है केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। अभिकेंद्री है वो। क्या पढ़े हो यार, कब इंटर पास की हो? सुधर जाओ, अनर्थ कर देते। इसको बोलते अपकेंद्रीय ना, बाहर की ओर अपकेंद्रीय। देखो याद करो, अमरकंटक का नाम याद आया? अमरकंटक की चोटी, एक नदी निकली सोन, एक निकली जोहिला और एक निकली नर्मदा। याद कर पाए? उसको क्या बोलते हैं? आर्य। मतलब एक स्थल खंड से अलग अलग दिशाओं में अगर नदी जा रही है तो वह किस प्रतिरूप का निर्माण करेगी? अरे बोलो क्लास में भैया, बताया था ना ये तो अभी 2 दिन पहले, 3 दिन। हाँ, समझ गए? अच्छा बता रहे थे। तो आर्य प्रतिरूप का मतलब एक ऐसा स्थल जहां से सारों सभी दिशाओं में नदियां बहकर निकल जाए। एरो जो बना लेना, एरो जो बना लेना, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्य। तीसरा देखो, तीसरा क्या बताया हमने? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो अब केंद्रीय का उल्टा कैसे होगा? मान लो ये कोई झील है और यहां पर कई सारी नदियां आकर, तो उसको क्या बोलेंगे? ये तो सीधा था। 4 हो गए, 3 हो गए। चौथा देखो, समानांतर प्रतिरूप, पैरेलल पैटर्न। समानांतर, इसका क्या मतलब है? देखो समझो, अभी एटलस देखना, मान लो ये नदी कोई बह रही है, कृष्णा, या देखो कृष्णा, देखो कृष्णा, अभी मत देखो, समझ लो। कृष्णा की सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा है, अभी एटलस देखोगे तब समझ में आएगा। तुंगभद्रा, भीमा, घटप्रभा, मलप्रभा एंड सो ऑन। ठीक है। अब अगर कृष्णा ऐसे बह रही है तो तुंगभद्रा भी ऐसे बहेगी और मिलने से पहले वो इससे मिल जाएगी, मतलब मुहाने से पहले। दूसरी नदी मान लो भीमा बह रही है तो पहले चलेगी फिर बाद में मिल जाएगी। यानी मुख्य नदी के समानांतर सहायक नदियां चलेंगी और कुछ समय चलने के बाद जब मिल जाएंगी तो वो किसका प्रतिरूप, कौन सा प्रतिरूप बनाएंगी? समानांतर। तो प्रायद्वीपीय नदियों की अक्सर नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां कौन से प्रतिरूप का निर्माण करती हैं? समानांतर। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन क्या रहे हैं? जैसे कृष्णा, कावेरी, पेरियार और बस, बाकी बाद में देखा जाएगा। अब देखो जरा, इसमें नदी नहीं दिखती है, ये पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल देखो। हाँ देखो उसमें, देखो कृष्णा कहाँ से निकल रही है? महाबलेश्वर से। देखो महाबलेश्वर से, कृष्णा के नीचे। हाँ हाँ, महाबलेश्वर से वहीं गोदावरी निकल रही है, त्र्यंबकेश्वर से। कुछ देखो पैरेलल पैरेलल बन रहा है। गुड, कहाँ है एटलस? देखो देखो, पैरेलल कुछ बनेगा। हाँ देखो पैरेलल जा रही होगी, फिर जब जैसे मिलेगी, मिलने जब वो समुद्र में मिलेगी उससे मिलने से पहले ये आपस में मिल जाती हैं। लग रहा है? हाँ समानांतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो गुड। वो बांध है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? पक्का बताओ। सब आ गया?
तो अपवाह क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह तंत्र के प्रकार कितने हैं? दो थे, एक क्रमबद्ध है और दूसरा अक्रमबद्ध है। अक्रमबद्ध में भी दो प्रकार, एक एंटीसीडेंट और दूसरा सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, समझ गया कैसा होता है? मतलब कोई नदी अपना रास्ता, कोई नदी पहले से निर्धारित रास्ते में चल रही है तो वो क्रमबद्ध नदी पैटर्न को बनाएगी, और कोई नदी अपने बनाए रास्ते पे चलेगी तो काट तो निकल जाएगी, तो उसको अक्रमबद्ध बोलते हैं। तो आप कैसे विद्यार्थी हैं? नहीं, अक्रमबद्ध बनो भाई, अपना रास्ता खुद चुनो, कि मास्टर जो भी कहे, लेकिन वहां तक पहुंचो। यहां से तुम्हें पहुंचना है कहाँ? यूपीएससी तक अपना। हाँ, समझ गए? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और हमको ये बताओ, जैसे अभी मन में क्वेश्चन आया था मेरे, अभी आया था भूल गया, अभी फिर आएगा। आक्रम आगे क्या पढ़ाया था? आक्रमबद्ध, क्रमबद्ध के बाद ड्रेनेज पैटर्न। क्या होता है ड्रेनेज पैटर्न? नदी और मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियां जिस प्रवाह से बहेंगी वो एक पैटर्न बनाएंगी, उसी पैटर्न को क्या कहेंगे? ड्रेनेज पैटर्न। कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। पहला, पहला प्रवृक्षनुमा डेंड्राइट, दूसरा आर्य रेडियल, तीसरा अभिकेंद्रीय, चौथा पहला। समझ गए? एग्जाम्पल समझ गए? तो गंगा और सिंधु जैसी नदियां क्या बनाएंगी? वृक्षनुमा। रेडियल अमरकंटक, जोहिला, नर्मदा और सोन। और सेंट्रीफ्यूगल मतलब ऐसी नहीं, समानांतर है। मान लो ये कोई झील है और झील में कई सारी नदियां आ रही हैं, तो ये किसका उदाहरण होगा? ये अभिकेंद्रीय होगा, यानी सारी नदियां केंद्र में आकर मिल गई। समझ गए? और चौथा समानांतर, यहां से आए समांतर और मिल गई, यहां से आई और मिल गई। आ गई बात समझ में? और अब हम कल से करेंगे क्या? हिमालय, हिमालय नदीय तंत्र। इसको तोड़ेंगे और तोड़ के पढ़ेंगे। पहला सिंधु, सिंधु व उसकी सहायक नदियां। दूसरा गंगा और उसकी सहायक नदियां। और तीसरा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। आ गई बात समझ में? तो जब 7-8 चीजें समझ जाओगे तब उसके बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। हाँ।